एवरीवन, अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टायर 12 आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए जो जीके स्पेशल चल रही है। ये जीके स्पेशल है आप सभी के लिए, और ये जीके आप जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए लगा सकते हो, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए लगा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगा 151वां क्वेश्चन रहने वाला है। आज की क्लास जो रहेगी वो आपकी 30 नंबर की क्लास रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो क्लास चल रही है, एक तो क्लास चल रही है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करा रहा हूँ। एक क्लास आपके लिए वो चल रही है जिसमें कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछ जाते हैं, वो चीज़ें हम कर रहे हैं। साथ साथ में जो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है उसके साथ में वो चीज़ें भी हम एक्सप्लेन के साथ में कर रहे हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए है, जिसमें कि हम 300 क्वेश्चन तो करेंगे, उसके साथ में एक्सप्लेन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हम साथ में कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभाष्य के लेखक आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? पतंजलि बताना है भाई, महाभाष्य के लेखक के बारे में। चरक किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे भाई चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। सुसूत्र यहाँ पे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा भाई। किसके लिए? शल्य चिकित्सा के लिए। उसके बाद फिर है बृहत संहिता किसके रचयिता है? ये है वराहमिहिर के लिए। किसकी है? वराहमिहिर के लिए। क्योंकि यहाँ पे इसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो आप एकदम बता दोगे, क्योंकि बृहत संहिता और तो यहाँ पे वराहमिहिर आ गया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत के लेखक पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसमें पूछा जाएगा लीलावती के रचयिता कौन है? यहाँ पे भास्कराचार्य हो जाएगा। कौन है? भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित हो जाएगा? खगोल शास्त्र। किससे हो जाएगा? खगोल शास्त्र से संबंधित हो जाएगा भाई। उसके बाद आता है फिर पुराणों की संख्याओं के बारे में। ये चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ, आपको याद होगी। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है भाई। कितनी होती है? 18। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूँगा आपको भाई मैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहले क्वेश्चन टैग कर लेती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद में होता है, ठीक है। गायत्री मंत्र से अगर क्वेश्चन एकदम पूछा जाए, तो गायत्री मंत्र से अगर पूछा जा रहा है तो आप क्या बताओ कि भाई इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है, ठीक है। वेद में भी अगर आपको, क्योंकि इसको एक्यूरेट बताना है, ऋग्वेद के कौन सा है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है भाई। कौन सा है? तीसरा मंडल हो जाएगा। तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, जिसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। और गायत्री मंत्र की अगर आपसे रचना पूछा जाए कि रचना किसने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। रचना के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रचना किसने की थी भाई, रचना क्या बताओगे आप? रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी भाई विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी भाई इसकी रचना। इसकी रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कुछ प्राचीन नाम आपको मैं लिखवाना चाहूँ तो ये भी आप याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट प्राचीन नाम, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्राचीन नाम जो है, परुसनी किस नदी को कहा जाता है? परुसनी का जाता है रावी नदी को। फिलहाल जो है रावी आप याद रखोगे, रावी, ठीक है। सह बन गया, रावी है ये, ठीक है, ठीक है, रावी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए वितस्ता का युद्ध भी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। वितस्ता के युद्ध के बारे में किस किस के बीच में हुआ था, कुछ बता सकते हो आप वितस्ता के बारे में? ये कब हुआ था? झेलम नदी पर हुआ था। अलेक्जेंडर और पोरुस के बीच में वितस्ता का युद्ध सुनोगा आपने, ठीक है। सिकंदर और किसके बीच में? पोरुस के बीच में हुआ था। उसके बाद फिर एक है प्राचीन नाम गोमती, ठीक है। और फिलहाल इसको जो है इसका आधुनिक नाम जो है, प्राचीन नाम तो ये हो गया इसका, इधर जो है प्राचीन नाम है, ठीक है, और इधर जो है आधुनिक नाम है, ये आधुनिक नाम है। तो गोमती का हो जाएगा गोमल, ठीक है। ये प्राचीन नाम है जो आपको याद करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे पुराणों के बारे में, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी है भाई? यहाँ पे 18 है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन पुराण बताना है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण बताना है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वो जाएगा मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है भाई, ये भी आपको याद रखना है, मत्स्य पुराण, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है,
वेदांग की संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदांग की संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताओगे 6। कितने हो जाएंगे भाई? वेदांग की संख्या है 6। अगर आपसे पूछा जाए उपनिषदों की संख्या बताओ, उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या बताओ, उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितने बताओगे भाई? उपनिषद कितने हैं? ये हो जाएंगे आपके 108। कितने उपनिषद है? 108 है आपके उपनिषद। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे अच्छे से। सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी वो कर दी मैंने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उसको देखते हैं भाई। तो ऐसे एक्सप्लेन करता चलूँगा तो चीज़ें आपके साथ साथ में बहुत सारी भी यहाँ पे रिपीटेड होती रहेगी और आपको याद भी होती जाएगी। वो यहाँ पे महाभारत के रचयिता के बारे में तो सभी जानते होंगे, वेद व्यास है, और रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, भारत में श्वेत क्रांति के जो है किससे संबंधित है? श्वेत हो जाएगी आपके दूध से संबंधित। क्रांति के बारे में यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने ले लिए। नीली क्रांति पूछा जाए तो मछली क्या रहती है? नीले पानी में रहती है, तो हो जाएगा नीली जो है मत्स्य से रिलेटेड है। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? भाई ये दुग्ध विकास से जुड़ा है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, उसके बाद है भारत में दुग्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो भाई वो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय किस देश में पैदा होती है? चाय का जो उत्पादन है भारत के सबसे ज़्यादा किस में होता है? असम में होता है। ठीक है, उसके बाद कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भारत की बात की जा रही है तो आपको सिर्फ राज्य बताना है। ठीक है, स्टेट बताना है। तो कॉफ़ी जो हो जाएगी वो कर्नाटक में सर्वाधिक हो जाएगी। उसके बाद काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी जो मानी जाती है वो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? कपास के लिए भाई। सबसे पहले जब यहाँ पे हम कृषि की बात करें तो कृषि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको मैं कुछ फसलें पढ़ाऊँगा, तो ये फसलें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो आपको पढ़नी है, खाद्य फसलें, नकदी फसल होगी, रोपण हो गया, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बागानी ये आपको भी पता होना चाहिए। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होती है वो क्या होती है? खरीफ, रबी। ठीक है, ये ज़्यादा होती है। खरीफ की फसल के नाम बताओ भाई, इनमें से कौन सी खरीफ की एक फसल है या कौन सी इनमें से 2 खरीफ की फसल है? तो भाई खरीफ की फसल के बारे में जो भी भाई यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, कोई भी दिमाग उधर उधर बैठा है तो उससे समझ लो। यहाँ पे जो चीज़ें बताई, खरीफ की जो फसल होती है भाई, वो जो उनकी जो बुआई होती है ना, ठीक है, इनकी जो बुआई होती है, मैं मंथ्स बताता हूँ सबसे पहले। तो इनकी मंथ्स जो है ना वो जून जुलाई में बोई जाती है भाई। ये जून और जुलाई में बोई जाती है ये। ठीक है, और एक काटी कब जाती है भाई? ये भी तो है ना, एक काटी कब जाती है? इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, ये तो आपकी इनकी बुआई हो गई। कटाई और देख लो भाई, इनकी कटाई कब होती है? इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में भाई इनकी कटाई होती है, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है भाई, ये आपने समझ लिया, सितंबर अक्टूबर में। अब ये फसल कौन कौन सी होती है अब उसके बारे में देख लो भाई। ठीक है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आपने देख लिया कब बो जाती है, कब काटी जाती है, ये आपने समझ लिया। अब इनकी फसलों के नाम भी तो याद आपके होने चाहिए, कौन कौन सी फसल है ऐसी। तो नंबर 1 पे आप लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ में। सबसे पहले आपकी धान होगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी धान हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, मक्का अब जो बोना स्टार्ट हो गया, जून जुलाई में अब बोना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और वो फिर सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाएगा। ठीक है, मक्का हो गया। ज्वार होगी, देखो ज्वार आपने देख लिया, ज्वार। उसके बाद फिर यहाँ पे बाजरा आ गया, बाजरा, बाजरा। उसके बाद मूंगफली आ गई, मूंगफली, मूंगफली सर्दियों में खाई जाती है। उसके बाद फिर अरहर आ गया, अरहर की दाल आती है। ठीक है, सर्दियों में खाई जाती है। उसके बाद फिर तिल आ गया, खाने को तो आप खा सकते हो, पर मौसम के हिसाब से खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर मूंग आ गई, मूंग। ठीक है, उसके बाद उड़द आ गई, उड़द। ठीक है, उड़द आ गई। उसके बाद भाई सोयाबीन हो गई, सोयाबीन, सोयाबीन हो गई, सोयाबीन। ये सारी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवा दी भाई, इनको याद कर लेना। उसके बाद आती है फिर रबी। अब रबी के बारे में देख लो भाई, रबी की जो फसल है उसके बारे में आप देख लो यहाँ पे। तो ये जो है फसल जो है इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई होती है। और इसकी कटाई जो होती है भाई, कटाई कब हो जाती है इसकी? इसकी कटाई होती है अप्रैल मई में, अप्रैल मई में।
अप्रैल और मई में इसकी जो है कटाई हो जाती है। इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आता है गेहूँ, जौ, चना, ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, ठीक है, आलू, उसके बाद मसूर। ये सारी की सारी जो है रबी की फसल है भाई, ये भी आपको नोट करनी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ ना, सारे इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना बाकी आप, ठीक है। बाकी आपसे ज़्यादातर और जो पूछा नहीं जाएगा, ज़्यादा जो पूछाता है ना यही पूछते हैं ज़्यादातर, जो क्वेश्चन बनते हैं ना यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सबसे बड़ा है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। SBI का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई के अंदर हो जाएगा भाई। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर हो जाएगा। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है भाई। ये किससे है? नाबार्ड जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित हो जाएगा। SEBI किस क्षेत्र का नियामक है? ये पूंजी बाजार का हो जाएगा भाई। किसको हो जाएगा? पूंजी बाजार का। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ है? वो जामनगर के अंदर है। कहाँ पर है? जामनगर के अंदर सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की बात करें, ठीक है। और सबसे बड़ी जो है मिल्क डेयरी की बात करें, कहाँ है मिल्क डेयरी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, वो हो जाएगी करनाल के अंदर, हरियाणा, करनाल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको नोट करते रहना है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाएगा। CG छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ पे? छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगा रायपुर, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? ये झारखंड पर है। कहाँ पर है? झारखंड में है। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? झारखंड की हो जाएगी रांची, ठीक है, नोट कर लेना भाई। क्या हो जाएगी? रांची हो जाएगी। रावरकेला उस इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? ये उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। जो याद लिखवा रहा हूँ ना सारे लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। कभी फिर बोलो कि इंपॉर्टेंट ही चीज़ें कराता हूँ मैं, आपको अलग से कुछ करा ही नहीं रहा है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, फालतू चीज़ें नहीं करा रहा हूँ आपको कुछ भी। उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित हुआ है? तारापुर में हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। काकरापारा परमाणु विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? गुजरात के अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय किसने की? ये मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था भाई? उस समय किसका शासनकाल था? उस समय शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। उस समय शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। MBT हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस टाइम पे, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो भाई तुगलक वंश की स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक ने की थी भाई स्थापना। और ये कब की थी स्थापना? इन्होंने की थी 1320 में। कब की थी? 1320 ईस्वी में कर दी इन्होंने। ये भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पे लिख रहे होगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के बारे में, अगर आपसे थोड़ा सा पूछा जाए तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में आप बात करोगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासन रहा है 1206 से 1210 के बीच में। ये भारत में जो है तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है वैसे तो, किंतु पर इसने क्या किया था? इसने दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, अगर आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे वास्तविक पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक, तो आपको क्या बताना है? इल्तुतमिश।
ठीक है, वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाती है, तो आपको यहाँ पे रखना है। रजिया सुल्तान, जिसके बारे में तो क्वेश्चन बहुत बार बनता है। रजिया सुल्तान जो है वो किसकी पुत्री थी, वो आप बताओगे मुझे कमेंट करके कि पुत्री किसकी थी, इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, वो आप मुझे बताओगे। रजिया सुल्तान की हत्या जो है कब हो जाती है, 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या हो जाती है। कब होती है, 13 अक्टूबर जो है वो 1240 को। ठीक है भाई, समझ गए हो गया कब हो जाती है, 13 अक्टूबर 1240 को इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में। बाकी आप इसका बताना शासनकाल कब से कब तक रहा है, वो आप मुझे बताओगे। महमूद गजनवी ने जो है, आप इसका नाम सुना होगा, इन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार किया था, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ था। सोमनाथ पर हुआ था 1025 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 1025 ईसा पूर्व में जो है सोमनाथ पर जो है आक्रमण हो जाता है। उसके बाद आता है फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये 1191 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ एक, ये हुआ था 1192 में, एक साल के बाद। ठीक है, लगातार हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करें जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ना, ये किस किस के बीच में हुआ था, पहले तो हम इसके बारे में। ये 1191 में हुआ था, और ये किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी था इसमें। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इनके बीच में लड़ा गया था जो पहला युद्ध था तराइन का। ठीक है, 1191 में हुआ था। इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित हो जाते हैं। कौन, इसमें मोहम्मद गोरी की जो है वो हो जाती है हार, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद फिर जो है तराइन का हुआ दूसरा युद्ध। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ भाई 1192 में हुआ। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित हो जाते हैं। इसमें जो है विजय हो जाती है वो मोहम्मद गोरी की। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे 1194 में फिर एक युद्ध होता है, और ये युद्ध हुआ था गोरी। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जो है कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था इसमें, और जो वहाँ के राजा थे जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो है पराजित कर दिया था, और उसको मतलब मार डाला था। ठीक है, वो मारा गया था उसमें जयचंद। ठीक है, मोहम्मद गोरी से जो है वो जयचंद मारा गया था। इसमें मोहम्मद गोरी लिखेंगे आप। ये जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी इसमें जो है वो जीत जाता है। 1194 का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उसके बारे में देखते हैं। फिर इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, मोहम्मद गोरी ने हराया था। युद्ध था आपका 1192 का। ठीक, चलिए उसके बाद है दिल्ली का सल्तनत का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। देखो मैंने अभी क्वेश्चन करा, यहाँ पे नीचे रिपीट हो गया। मैंने पूछा दिल्ली सल्तनत का, अगर आपसे पूछा संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बताए, कि अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक, अगर यहाँ पे वास्तविक ऐड हो जाएगा ना, तो फिर वास्तविक ऐड होने के बाद तो इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश हो जाएगा आंसर भी, ये समझ लेना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का अधिकांश भाग किसने बनवाया था, ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। और भाई इल्तुतमिश के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ा जाए, इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान के पद को जो है वंशागत बनाया था, मतलब उसने जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको चलाता रहा। और इसी समय जो है अवध में जो है पृथु विद्रोह हुआ था उसी समय। ठीक है, कहाँ पर, अवध के अंदर। ये इल्तुतमिश के बारे में अगर और बात की जाए, 40 अमीरों का समूह भी कहा जाता है भाई। इल्तुतमिश ने जो है 40 अमीरों के समूह की स्थापना करी थी इल्तुतमिश ने, ये इसके बारे में है। और इन्होंने जो है इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी थी, इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। लाहौर के स्थान पर इसने अपने जो है लाहौर के स्थान पर अपनी राजधानी किसको बनाया था, दिल्ली को बनाया था भाई, ये नोट करना, किसको बनाया था, दिल्ली को बनाया था। ठीक है, चलिए इतना तो आपने कर लिया होगा। बाकी तो जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दी, बाकी फालतू चीज़ मैं आपको करा ही नहीं रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
इल्तुतमिश किस वंश का संस्थापक था? ये गुलाम वंश का संस्थापक था। किस वंश का था इल्तुतमिश? गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और 1266 में जो है बलवन के बारे में आपको पता होगा। बलवन जो है दिल्ली गद्दी पर बैठा था और वो इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका था? इल्तुतमिश। वह जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। जो बलवन था वो भी इल्तुतमिश का गुलाम। अगर आपसे पूछा जाए इल्तुतमिश का गुलाम कौन था तो बलवन। और एक गद्दी पर कब बैठा था भाई? दिल्ली गद्दी पर बैठा था 1266 में। 1266 के अंदर बैठ जाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहली मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1236 से 1240 तक। आपने तो बता नहीं, बट क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको करा दिया। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बलवन की प्रसिद्ध नीति क्या थी? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी इसने। अगर आपसे पूछा जाए कि बलवन की कौन सी नीति अपनाई थी? बलवन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। किसने? बलबन ने शुरू किया था। अभी मैं क्वेश्चन करा था बलबन का और यहाँ पे रिपीटेड भी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी किस सुधार के लिए प्रसिद्ध है? ये बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। किसके लिए? बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है भाई, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ आपको करा रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो आपको मतलब मैं पीछे क्लास लेता हूँ ना, तो वो क्लास आप भी ले करो, उनको जो है रिपीटेड करते रहा करो, प्रैक्टिस लगाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपका जो है उसमें बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ये मलिक काफूर ने किया था। किसने? मलिक काफूर ने। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने जो है अपनी बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी अपनी राजधानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध शासक कौन है? नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा भाई प्रसिद्ध? वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का, इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? देखो मैंने अभी क्वेश्चन आपको ऊपर कराया और नीचे वो क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। अरे क्वेश्चन मैं आपको ऊपर कराया था और वही क्वेश्चन यहाँ आपका रिपीट हो गया। ठीक है, वो चीज़ें मैं करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन हो जाएगा? वास्को डी गामा। सुन लो बस ध्यान से। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गैरोल्ड ओंगियार। कलकत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? जॉब चॉर्नोक। ठीक है। मद्रास का संस्थापक कौन माना जाता है? फ्रांसीसी डे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको कराए और आपने सुने भी होंगे, इनको लिख लेना आप, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, पाँचों के पाँचों जो मैंने आपको कराए। ठीक है, वास्को डी गामा, फ्रांसिसो डी अल्मोडा, गैरोल्ड ओंगियार, जॉब चॉर्नोक, फ्रांसिस डे, ये पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कोई भी डाउट हो तो भाई आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।